तो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली को मिस्टर एक्स का सादर प्रणाम। साथियों, मैं आज आपके लिए इस पॉडकास्ट में एक और बहुत ही डरावनी और भयानक स्टोरी लेकर के आ चुका हूं। ये स्टोरी कुछ दोस्तों की है जो राजस्थान में घूमने के लिए गए हुए थे। अब आप जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कई किले, महल, पुरानी हवेलियां, वीरान जगह, गांव वगैरह आज भी अपनी एक कहानी छुपाए हुए हैं। आपको हमारे देश में बाकी जगह पर इतनी भूतिया स्टोरीज जानने को नहीं मिलेंगी जितनी राजस्थान में छिपी हुई है। हालांकि सांस्कृतिक विरासत को संभाले हुए और इतिहास में हुए कई राजा महाराजाओं, कई भवन और किले महल भी आपको यहाँ देखने को और जानने को मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में हर कोई बात नहीं करता है। तो कोई 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप था। वो राजस्थान के किराड़ू के मंदिरों में घूमने के लिए जाता है। अब आपको बता दूं कि किराड़ू के मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में है और कहा जाता है कि यहाँ पर शाम होने के बाद किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई गलती से चला भी जाता है तो वहां पर उसके साथ जो घटना घटित होती है उसके बाद वह किसी को बताने लायक भी नहीं रहता है। लेकिन आज के समय लोग इन चीजों पर यकीन नहीं करते हैं। तो जो दोस्तों का ग्रुप इस जगह पर घूमने गया था, उनके साथ भी उस जंगल में कुछ भयानक चीजें घटित हुईं। तब जाकर उन्होंने इस चीज को महसूस किया, और उसी ग्रुप की एक लड़की जिसका नाम है पायल, उसने ही वो पूरी घटना हमारे साथ शेयर की है। तो जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं और वो इस तरह की और हॉरर घटनाएं जानने के शौकीन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइए। चलिए अब स्टोरी को शुरू करते हैं, और इस स्टोरी को आप पायल के पर्सपेक्टिव से ही सुनिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पायल है और आज जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूं वह मेरे जीवन की सबसे ज्यादा भयानक घटना है। इसके बारे में सोचते ही मेरी रूह आज भी कांप उठती है। ये बात आज से लगभग 10 साल पहले की है, जब मैं अपने कुछ दोस्तों सुहानी, आर्यन, मनीष, उत्तर और संदीप के साथ राजस्थान घूमने गई थी। राजस्थान में घूमने के लिए काफी अच्छी जगह हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जो कि काफी पुराने हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती आज भी वैसी ही है। हम सब ने राजस्थान में काफी जगहें देखी और फिर हमने किराड़ू मंदिर देखने का भी प्लान बनाया। वहां पहुंचकर हमने अंदर जाने के लिए टिकट लिया। अब तक दोपहर के 2 बज चुके थे, इसीलिए हमें जल्दी से मंदिर देखकर वापस आने के लिए कहा गया। जब हमने इसका कारण पूछा तो स्टाफ ने कहा, देखिए, माना जाता है कि ये मंदिर शापित है और यहाँ शाम के समय किसी के भी रहने पर सख्त मनाही है। यहाँ तक कि हम भी रात के समय यहाँ नहीं रहते। कहा जाता है कि शाम के टाइम यहाँ रहने पर इंसान पत्थर का बन जाता है। अब पता नहीं ये सच भी है या नहीं, लेकिन रिस्क क्यों लेना। अब हम लोग ठहरे आजकल के लोग, हम लोग इन सब बातों में कहाँ यकीन करने वाले थे, लेकिन जो नियम था उसे तो मानना ही था। इसलिए हमने हाँ की और फिर उसके बाद अंदर चले गए। किराड़ू के अंदर 5 मंदिर हैं और वो सारे ही एक से बढ़कर एक थे। उस समय मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर इतने सुंदर मंदिर शापित कैसे हो सकते हैं। मुझे आजकल के लोगों पर हंसी आने लगी थी, जो कि अपने अंधविश्वास के चलते हमारे देश की इस कीमती धरोहर को यूं शापित समझ रहे थे। अब यहां मैं ये सोच तो रही थी, लेकिन मुझे इस जगह पर आकर हल्की ठंडक का आभास हुआ। हम लोग मई की तपती गर्मी में यहाँ आए थे और ऐसे में यहाँ का इस तरह का माहौल मुझे थोड़ा थोड़ा विचलित कर रहा था। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था, लेकिन वहां पर हम लोगों के अलावा फिलहाल कोई नहीं था। हम वहां पर आसपास की खूबसूरती देखने लगे। इस दौरान मुझसे एक गलती हुई। मैं आसपास देखते हुए काफी आगे आ गई थी। उस समय मुझे यही लगा था कि मेरे बाकी के साथी मेरे साथ ही हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। हम सारे वो जगह देखने में इतने ज्यादा मशगूल हो गए कि मैं कब उनसे बिछड़ गई इसका मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जब ध्यान दिया तो पाया कि मेरे साथ कोई भी नहीं था और मैं वहां अब बिल्कुल अकेली थी। मैंने उन्हें फोन लगाने के लिए अपना मोबाइल निकाला, लेकिन बदकिस्मती से मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैं उसे रात में चार्ज करना भूल गई थी। खैर, मैंने घबराते हुए आसपास देखा,
लेकिन वहां सिवाय टूटी फूटी मूर्तियों के कुछ और नजर नहीं आ रहा था। मैं उन्हें ढूंढते हुए वहां से आगे की ओर बढ़ गई। वहां मेन सड़क पर ही कहीं कहीं जगह पर नीले बोर्ड लगे हुए थे, जिनके ऊपर वहां की जानकारी लिखी हुई थी। अब जब मेरे साथी मुझे नहीं मिल रहे थे तो मैंने सोचा कि शायद वह आगे निकल गए होंगे, इसलिए मैंने उस बोर्ड को पढ़कर आगे जाने का सोचा। मैं आगे बढ़ तो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ ही चल रहा है। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम होगा, इसलिए मैं दोबारा से आगे चलने लगी। लेकिन मुझे दोबारा से इसका आभास हुआ। एक तो मैं अकेली थी, ऊपर से इस तरह की फीलिंग मुझे और डरा रही थी। मेन सड़क के एक तरफ सिर्फ जंगल ही था और दूसरी तरफ टूटी फूटी प्रतिमाएं। उन सभी प्रतिमाओं में किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर तो किसी का सिर। वो प्रतिमाएं पूरी तरह से विखंडित थी और मैंने घर पर सुना था कि ऐसी विखंडित प्रतिमाएं नकारात्मकता फैलाती है। उन सभी प्रतिमाओं को देख देख कर मेरा मन भारी होता जा रहा था। मैं उन्हें देखते हुए आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पहले ही काफी ज्यादा डरी हुई थी, ऊपर से यह। इस वजह से मैं और ज्यादा डर गई और मैंने फौरन ही पलटकर पीछे की ओर देखा। जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि पीछे कोई भी नहीं था। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस समय मैं कितना ज्यादा घबरा गई थी। मैं अकेले होते हुए भी अकेले नहीं थी। मैं घबराई सी इधर उधर ही देख रही थी कि तभी अचानक मुझे सड़क से सटे जंगल में से कुछ आवाजें आईं। वो आवाज मेरे दोस्त आर्यन की थी। वो आवाज सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई और मैं तेजी से दौड़कर उस ओर बढ़ गई, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं मुख्य सड़क छोड़कर आर्यन की आवाज के पीछे पीछे जाने लगी। उस आवाज के पीछे मैं जंगल में काफी अंदर की तरफ आ पहुंची और अब मुझे वहां किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने वहां आसपास अपने दोस्तों को ढूंढा, लेकिन वो वहां कहीं नहीं थे और अब मुझे वापस जाने का रास्ता भी याद नहीं आ रहा था, यानी कि मैं वहां पर रास्ता भटक चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों को दोबारा आवाज दी, लेकिन इस बार भी मुझे उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं काफी देर से चल रही थी, इसलिए अब मैं थक हार कर एक जगह बैठ गई। लगातार चलते रहने के कारण अब मुझे प्यास भी लगाई थी, इसलिए मैंने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। इसी दौरान थोड़ा पानी मेरे हाथ पर जब गिरा तो मैं काफी ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उस बोतल में से पानी की जगह खून निकल रहा था। ये देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गई और उस बोतल को एक झटके से अपने से दूर करके जोर से चीखी, आह! मेरी चीख इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास मेरी चीख गूंजने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल मैं थोड़ा शांत हुई, क्योंकि मैंने देखा कि नीचे गिरते ही उस बोतल में से पानी ही निकल रहा था। ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान रह गई। मैंने अपने हाथों की ओर देखा, जहां पर उस बोतल में से खून निकल कर गिरा था, लेकिन मेरे हाथों पर कोई खून नहीं था। मुझे नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था, ये मेरा वहम था या सच में उसमें से खून निकल रहा था। मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं घबराते हुए आसपास देखने लगी। मैंने अपनी बोतल उठाई और उसे हैरानी से देखने लगी। फिर अगले ही पल मैंने घबराते हुए आसपास देखा और फिर तेजी से आगे बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ मेरे दोस्त आपस में मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आप यकीन नहीं करोगे, इस दौरान उन सब के साथ मैं भी थी, या यूं कहें कि वो कोई बहरूपियां थी जिसने मेरी जगह ली हुई थी और किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं हुआ। खैर, कुछ देर बाद मेरा दोस्त संदीप उनसे बोला, अरे यार सुनो, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। ये सुनकर उनमें से कोई कुछ न बोला और फिर संदीप वहीं आसपास मौजूद झाड़ियों में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। संदीप को लगा कि शायद वो लोग आगे निकल गए होंगे। ये सोचकर वो आगे की तरफ बढ़ गया। थोड़ा आगे चलकर उसे जंगल की तरफ से कुछ लोगों की आवाज आई। वो आवाज सुनकर संदीप मेन रोड छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ गया। अंदर की तरफ ही कुछ आगे चलकर एक बंद पड़ी जेसीबी मशीन रखी हुई थी। उसके पीछे की तरफ ही संदीप को हमारे दोस्त मनीष का साया उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ दिखाई दिया। संदीप तेजी से उस साए की ओर बढ़ गया।
उसके पास आकर संदीप ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग मुझे छोड़कर? ये सुनते ही वो एकदम से पलटा। उसे देखते ही संदीप डर के मारे पीछे हट गया, क्योंकि मनीष का चेहरा एकदम सफेद था और उसकी आंखों की पुतलियां भी रहस्यमयी ढंग से सफेद हो गई थीं। संदीप उससे डरते हुए पीछे की तरफ हट रहा था कि तभी अचानक पीछे से एक जोरदार चीज उसके सिर पर आकर लगी और फिर कुछ ही देर में संदीप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं और संदीप अब उस जंगल के अंदर थे और कोई बहरूपिये हमारा रूप धरकर हमारे बाकी दोस्तों के साथ घूम रहे थे। कुछ देर बाद मेरे दोस्त आर्यन ने मजाक मजाक में सबसे कहा, ये जगह यार कितनी खूबसूरत है और यहाँ इतनी खतरनाक अफवाह फैली हुई है कि शाम होते ही यहाँ पर लोग पत्थर के हो जाते हैं। क्या लगता है ये सच होगा क्या? ये सुनकर सुहानी बोली, यार कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ कुछ तो अजीब है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अनजान शख्स हमें छिप छिप कर देख रहा हो, जबकि यहाँ फिलहाल तो हमारे अलावा कोई नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर शाम होने के बाद लोग पत्थर का बनते भी हैं या नहीं, लेकिन यहाँ कुछ अलग चीज तो है। मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अजीब है, कितनी अजीब सी मनहूसियत यहाँ छाई हुई है। ये सुनकर उत्तर बोला, अरे यार सिंपल बात है, जिस जगह लोग नहीं आते वहां का वातावरण और तो कैसा ही होगा। ये सुनकर सुहानी उसे घूरते हुए बोली, अगर ऐसा है तो ये जगह आज तक दोबारा क्यों नहीं बसी? अरे लोग तो फुटपाथ पर भी कब्जा कर लेते हैं और यहाँ तो इतनी बड़ी जमीन है, इसके ऊपर तो लोग आराम से कब्जा कर सकते थे। इस जगह से ही कुछ दूरी पर एक गांव भी तो है, वो लोग भी यहाँ पर बस सकते थे, लेकिन ये जगह 800 से 900 सालों से आज भी वीरान है। इसका कोई तो कारण होगा ना। और प्लीज ये तो तुम बोलना ही मत कि मुगलों ने ये सारे मंदिर तोड़ दिए हैं तभी यहाँ कोई नहीं बसा, क्योंकि मुगलों ने ऐसे कई मंदिर तोड़े हैं। तो जब वहां लोग बस सकते हैं तो यहाँ बसने में क्या समस्या है? सुहानी की बातें पीछे चल रहे मेरे और संदीप के हमशक्ल भी सुन रहे थे। तभी संदीप का बहरूपिया बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा। जो बात तुम लोग इतनी सीधी समझ रहे हो वो असल में इतनी सीधी है नहीं। इतिहास के पन्नों में दफन इस राज के बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता। ये सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, इतिहास के पेपर में हमेशा अटकने वाले आज तू इतिहास पर बड़ा ज्ञान दे रहा है। तुझे कुछ पता है क्या इस जगह के बारे में? ये सुनकर मेरी हमशक्ल मुस्कुराई। उसने और संदीप ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो बोली, हम सिर्फ इस बारे में जानते ही नहीं हैं, बल्कि वो समय हमने जिया भी है। उत्तर बोला, अरे वाह, तुमने वो समय जिया है, वो कैसे? तुम लोग इतने पुराने हो क्या? ये बोलकर उत्तर और आर्यन हंसने लगे। तभी सुहानी उन्हें चुप कराते हुए बोली, तुम दोनों जरा शांत बैठोगे? और पायल, तुम क्या बता रही थी कि तुमने वो समय जिया है, बल्कि तुम्हें पता है कि उस समय क्या हुआ था, तो तुम बताओगी? पायल बोली, हाँ बिल्कुल। असल में ये बात तब की है जब इस इलाके में अक्सर विदेशी आक्रमण होते रहते थे। यहाँ पर बने ये मंदिर एकदम अद्भुत शैली में बनाए गए थे और इनकी सुंदरता अक्सर बाहरी लोगों का रुझान इस जगह की ओर खींचती थी, जिसकी वजह से वे लोग न सिर्फ यहाँ आते थे बल्कि यहाँ आसपास के इलाके में काफी आतंक भी फैलाते थे। साथियों, ये पूरी घटना मैं आपको उसी समय में फ्लैशबैक में जाकर बताता हूँ। तो लगभग 800 से 900 साल पहले किराडू के आसपास एक समृद्ध गांव बसा हुआ था। हर तरह से संपन्न उस गांव के लोग बहुत खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दोपहर के दिन सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। इतने में दूर से कहीं बहुत से घोड़ों के दौड़ने की आवाज उस ओर आने लगी। उन आवाजों को सुनकर सभी लोग भयभीत होकर अपने अपने घरों की ओर बढ़ने लगे। इतने में ही एक आदमी तेजी से चीखा, भागो, हमारे ऊपर दोबारा से हमला होने वाला है। कुछ ही देर में सारे लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए और अब उस जगह पर एकदम मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। घोड़ों पर सवार लगभग कई 100 लोग उस गांव में आए। आसपास किसी को न पाकर उन लोगों के चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। वो लोग आसपास देखते हुए सामने की ओर बढ़ने लगे। वो लोग वहां के उन 5 मंदिरों में आए
और एक एक करके विष्णु मंदिर से लेकर सोमेश्वर मंदिर तक को लूटा। उन्होंने मंदिर में चढ़ने वाला सारा चढ़ावा लूटा, जो कि काफी ज्यादा था। किराड़ू के मंदिर उस समय के काफी बड़े बड़े मंदिर थे, जहां पर भारी संख्या में भक्त आते और मंदिरों को सोने चांदी से लेकर और भी कीमती चढ़ावा चढ़ता था। खैर, मंदिर को लूटकर और आसपास के इलाके को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाकर वो सारे लोग अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, लेकिन तब तक उन 5 मंदिरों को लूटा जा चुका था। ये सब देखकर एक आदमी गुस्से से बोला, ये विदेशी आक्रमक हमारे गांव में आकर हमारे मंदिरों को बार बार लूट लेते हैं, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सुनकर दूसरा आदमी बोला, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो सामान्य जन हैं। उन लोगों से लड़ पाना हमारे बस की बात नहीं है। इस बारे में तो हमारे राजा को ही कुछ करना चाहिए। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में बोला, लेकिन राजा जी कुछ कर भी तो नहीं रहे हैं। आखिर वो यहाँ के राजा हैं, लेकिन यहाँ की रक्षा करना उनका उत्तरदायित्व है। ये शायद वे भूल चुके हैं। अब इससे पहले कि पानी सिर से ऊपर जाए, हम सभी को राजा जी से बात करके दोबारा से उनका ध्यान इस समस्या की ओर खींचना चाहिए। ये सुनकर सभी लोगों को ये बात सही लगी और फिर सारे लोग कुछ ही दिनों में राजा के पास जाने की योजना बनाने लगे। वहीं दूसरी तरफ इसी गांव के अंदर ही राजा का एक गुप्तचर भी रहता था, जिसका काम उस गांव में हो रही एक एक गतिविधि की जानकारी राजा को देना था। पुराने समय में राजा महाराजाओं के गुप्तचर ऐसे ही सामान्य लोगों के बीच छिपकर रहते थे और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगती थी। खैर, उस गुप्तचर ने राजा को यहाँ घटी सारी घटना के बारे में जानकारी दी। ये सब सुनकर राजा चिंतित हो उठे और कहा, इन विदेशी आक्रमणों के कारण हमारी जगह दिन ब दिन खोखली हो रही है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये जगह उजड़ जाएगी। ये सुनकर उनके मंत्री ने कहा, तो क्यों ना कुछ सैनिकों को वहां की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाए, इससे वह जगह सुरक्षित रहेगी। ये सुनकर राजा बोला, हम कह नहीं सकते कि वह लोग कितनी तादाद में है और अभी तो वहां पर सिर्फ लूटपाट हो रही है, लेकिन इसके बाद कहीं खून खराबा भी ना हो जाए। हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते जिससे आम जन को जान माल की हानि पहुंचे। इसलिए ऐसा कुछ करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये सुनकर मंत्री सोच में पड़ गए, लेकिन किसी को भी इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। वहीं कुछ दिन बाद किराड़ू के कुछ गांव वाले राजभवन में पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। ये सब सुनकर राजा ने कहा, आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हम जरूर जल्द से जल्द इस समस्या का कोई स्थायी उपाय ढूंढ निकालेंगे। ये सब सुनकर वे सारे लोग वापस जाने लगे, लेकिन ये सब पहली बार नहीं हो रहा था। ये लोग अक्सर इस लूटपाट से परेशान होकर महाराज के पास आते रहते थे और हर बार ही महाराज की तरफ से इस तरह का ही आश्वासन मिलता रहता था। कुछ दिनों बाद काफी सोच विचार कर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, एक पहुंचे हुए साधु नगर में आए हुए हैं। अगर हम उनसे इस बारे में बात करें तो वे जरूर कुछ समाधान बता सकते हैं। आप कहें तो उन्हें कल ही यहां बुलावा भेज दूं। इस समस्या से निपटने के लिए राजा को फिलहाल कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने इस काम के लिए हां कर दी। अगले दिन वह साधु महल में आए, तब राजा ने उनसे इस बारे में बात की। तब साधु बोले, वो सारे मंदिर धन और ऐश्वर्य से लबालब भरे हुए हैं, जिस कारण वो विदेशी आक्रामकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप किसी पहुंचे हुए साधु को वहां रहने के लिए बोलिए, क्योंकि कोई भी आक्रामक आम जन को तो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक सिद्ध पुरुष को नहीं। राजा को ये बात जच गई और वे बोले, हे महात्मा, आप भी तो एक पहुंचे हुए संत हैं, तो क्यों नहीं आप ही किराड़ू में बस जाते। आप अगर वहां रहेंगे तो आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। ये सुनकर वे साधु बोले, देखिए राजन, ये नहीं हो सकता, क्योंकि साधु का जीवन ही ऐसा है, वो एक जगह कभी नहीं रुकता, इसलिए मुझे क्षमा करें। राजा बोले, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन साधु का पहला कर्तव्य तो
साधारण लोगों की सहायता करना है ना, और अभी हमें आपकी सख्त आवश्यकता है। आप किसी भी चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी सेवा हर तरह से मैं और किराड़ू की प्रजा करेंगे। ये सुनकर उस साधु ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है राजन, फिर मैं अपने शिष्यों के साथ किराड़ू में रहने लगता हूं। ये सुनकर राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वे बोले, आपका एहसान रहेगा हमारे ऊपर। इन सब के बाद साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ किराड़ू में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। गांव के लोग उनकी काफी सेवा करते और उन्हें हर चीज की सुविधा दी जाती। इन सब के कुछ समय बाद गांव में दोबारा से कुछ आक्रामक आए। उनके आते ही गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। वहीं वे साधु अपने शिष्यों के साथ किराड़ू के मंदिरों की रक्षा करने के लिए उनके सामने एक दीवार बनकर खड़े हो गए। मंदिर के सामने आते ही घोड़ों का झुंड रुक गया। अपने सामने साधु और उसके शिष्यों को देखकर वे सारे आक्रामक घोड़ों पर से उतरे। तब उनमें से एक ने कहा, हमारे सामने से हट जाओ। तब साधु बोले, तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। इन मंदिरों की रक्षा करना मेरा दायित्व है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। तुम सारे लोग यहां से पीछे हट जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। ये सुनकर उनका सरदार गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन फिर अगले ही उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसके चेहरे के भाव बदले और फिर उसने पलटकर अपने साथियों से कहा, चलो वापस चलें। ये सुनकर उनमें से एक हैरानी से बोला, लेकिन क्यों? हम लोग तो यहां इन मंदिरों को लूटने आए थे ना, फिर इन लोगों से डरकर पीछे क्यों हटे? तब वह बोला, इससे पहले हम अब तक इन मंदिरों को इसलिए लूट पाए क्योंकि हमारा सामना यहाँ के पुजारियों के अतिरिक्त और किसी से नहीं था और वो भी डर के मारे पीछे हट जाते थे। लेकिन अब हमारे सामने जो खड़े हैं वो कोई सामान्य पंडित न होकर एक सिद्ध साधु जान पड़ते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाकर हम किसी पाप का भागीदार नहीं बन सकते। इसलिए चलो चलते हैं। जब ये यहाँ नहीं रहेंगे तब हम इन मंदिरों को दोबारा लूटेंगे। ये सुनकर वे सारे लोग वापस अपने अपने घोड़ों पर जा बैठे और फिर वे लोग तेजी से वापस जाने लगे। उन्हें जाता देखकर उन साधु के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई थी। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हमारा काम पूरा हुआ और अब हम राजा से आज्ञा लेकर आगे के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। इन सब के कुछ दिन बाद साधु राजा के पास पहुंचे और उनसे कहा, राजन, हमारा काम पूरा हुआ। हमने शत्रुओं को किराड़ू से खदेड़ दिया है और अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। ये सुनकर राजा बोला, आपने हमारी बहुत सहायता की, लेकिन आक्रमण दोबारा से हो सकते हैं। इसलिए हे महात्मा, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप यहीं पर सदा सदा के लिए बस जाइए और यहीं रहकर मंदिर की रक्षा कीजिए। ये सुनकर वे साधु बोले, देखिए राजन, ये संभव नहीं है। हमारा काम गांव गांव जाकर लोगों की चेतना को जगाना है और हम ऐसे एक जगह पर रुक नहीं सकते। राजा बोले, आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोगों को जागृत करने का काम तो आप किराड़ू में भी तो कर सकते हैं। इससे किराड़ू के लोगों की भी काफी सहायता हो जाएगी और आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। गांव के सारे लोग आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। राजन के बार बार आग्रह करने पर और गांव के लोगों के भरोसे पर वे साधु किराड़ू में रहने के लिए मान गए और अब वे और उनके शिष्य गांव में ही रहने लगे। हर रोज उनकी कुटिया के आगे ही गांव के लोग कंदमूल और भी न जाने क्या क्या ले आते, जिसकी वजह से उन्हें खाने पीने की कोई समस्या नहीं हो रही थी। वो आम लोगों को उपदेश देते और अपने शिष्यों के साथ पांचों मंदिर का उचित ख्याल रखते। अब जब भी कोई आक्रामक मंदिर में हमला करने आते तो उन्हें उन साधु और उनके शिष्यों का सामना करना पड़ता। वो लोग साधु और उनके शिष्यों का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए धीरे धीरे करके उन्होंने वहां आना ही छोड़ दिया। इस वजह से किराड़ू अब बिल्कुल सुरक्षित था। अब जब काफी समय तक भी वहां पर किसी तरह का कोई आक्रामक नहीं हुआ तो एक दिन वे साधु अपने शिष्यों से बोले, यहाँ पर रहते हुए बहुत समय हो गया है और अब मैं तीर्थ पर जाना चाहता हूँ, लेकिन विडंबना ये है कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे यहाँ से जाने पर हो सकता है कि इस जगह की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए।
ये सुनकर उनमें से एक शिष्य बोला, बस इतनी सी बात गुरुदेव, तो आप एक काम कीजिए कि आप तीर्थ हो आइए। आपके पीछे से हम इस जगह की रक्षा करेंगे और ये गांव वाले भी हैं यहाँ पर हमारे खाने पीने का प्रबंध करने के लिए, इसलिए हमें कोई समस्या भी नहीं होगी। साधु को ये बात सही लगी और फिर अगले ही दिन वह साधु तीर्थ के लिए रवाना हो गए और यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। साधु के गांव से जाने के बाद लोगों के स्वर ही बदल गए। सारे शिष्य कुटिया में किसी के आने का इंतजार करने लगे जो कि उनके लिए खाने पीने का सामान लेकर आए, लेकिन उनका ये इंतजार ही रहा। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम और शाम से रात, लेकिन कोई वहां नहीं आया। सूरज ढलने के बाद भूखे प्यासे वो सारे शिष्य गांव की ओर बढ़ने लगे ताकि वो लोग कुछ खाने को दे दें, लेकिन किसी ने उन्हें कुछ नहीं दिया और उस दिन वे सारे भूखे पेट ही सो गए। लगभग पूरे दिन के भूखे उन लोगों को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं, जिसकी वजह से वो लोग पूरी रात करवट बदलते रहे। अगले दिन सुबह होने पर उनमें से एक शिष्य बोला, हम लोग कल के भूखे हैं, लेकिन किसी ने हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और लगता नहीं कि आज भी हमें वो लोग कुछ देंगे। तब उनमें से एक बोला, हम लोग शाम के समय गए थे और ऐसे में किसके ही घर पर कुछ होता है, शायद इसीलिए ही उन्होंने हमें ना दिया हो, लेकिन अब हम दिन के समय जाएंगे तो कुछ मिल ही जाएगा। ये सुनकर वही शिष्य गुस्से में बोला, जब गुरुदेव यहाँ थे तब तो हमें किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, अब अचानक से ये लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें पता नहीं कि हम यहाँ उनकी रक्षा के लिए ही रुके हुए हैं, वरना हम भी गुरुदेव के साथ तीर्थ न चले जाते। दूसरे शिष्य ने कहा, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन फिलहाल तो हमें जाकर कुछ खाने के लिए मांगना चाहिए। इसके बाद वे सारे आपस में बहस न करते हुए गांव की ओर बढ़ने लगे। वहां जाकर उन लोगों ने एक एक करके सभी लोगों से खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन सभी ने उन लोगों से मुंह फेर लिया। वे सारे शिष्य एक दिन के भूखे प्यासे सबसे खाना मांगते मांगते भूख से व्याकुल हो उठे। इसी दौरान एक बूढ़ी महिला की नजर उनके ऊपर पड़ी और वे उनके पास आकर बोली, क्या बात है बेटा, आप तो उन संत के शिष्य हो ना, आप यहाँ इतने परेशान से क्यों बैठे हो? तब उनमें से एक शिष्य बोला, माता जी, हम कल से भूखे हैं, हमने गांव वालों से खाने के लिए मांगा, लेकिन किसी ने हमें कुछ ना दिया। हम सारे भूख की वजह से व्याकुल हैं और हमारी विवशता ये है कि हम इस गांव को छोड़कर जा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं रहे तो हमारे जाने के बाद हमारे गुरुदेव वापस आए तो वह हमें कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। ये सुनकर उस वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए और वे बोली, आप सारे मेरे घर आइए। हालांकि मैं एक कुम्हारिन हूँ और शायद मेरे घर भोजन करना आपकी शान के खिलाफ होगा, लेकिन फिर भी मैं यही चाहूंगी कि आप लोग आज मेरे घर पर भोजन करें। ये सुनकर उन सभी शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनमें से एक बोला, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता माता जी, आप भले ही एक कुम्हारिन हैं, लेकिन कम से कम आपको हमारी व्याकुलता तो दिखाई दी, वरना यहाँ के लोगों के दिल तो शायद पत्थर के बने हैं। और फिर उसके बाद वे सारे उस बूढ़ी कुम्हारिन के साथ उनके घर आ गए। बूढ़ी कुम्हारिन ने उनके हाथ पांव धुलवाकर उन्हें ठंडा पानी पीने के लिए दिया और सबके लिए खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में उन्होंने सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया और सबको परोस दिया। पूरे दिन के भूखे प्यासे उन सारे शिष्यों ने भगवान का नाम लेकर खाना खाना शुरू किया। इस दौरान वह कुम्हारिन बोली, माफ करना, मेरे घर में खाने के लिए कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं था, बस जो है यही है बेटा। ये सुनकर उनमें से एक शिष्य बोला, कैसी बातें कर रही हैं आप माता जी, ये भोजन तो दुनिया के सभी 56 भोगों से भी ऊपर है। माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए जो हमने आपको इतना कष्ट दिया। उसके बाद उन सभी लोगों ने वो खाना खाकर उस कुम्हारिन का आशीर्वाद लेकर अपनी कुटिया में आ गए। कुटिया में आकर एक शिष्य कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा कब तक चलेगा, हम यहाँ पर कैसे रह पाएंगे? गुरुदेव पता नहीं कब तक लौटें, और अगर तब तक इन गांव वालों का बर्ताव ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हम गुरुदेव के आने तक जीवित बचेंगे भी या नहीं।
और रोज रोज उन बूढ़ी माताजी के घर खाना भी सही नहीं होगा। आखिर वो गरीब हैं, वो अपना गुजारा भी मुश्किल से करती होंगी। ऊपर से हम लोगों के लिए भोजन जुटाना उस वृद्धा के लिए सही नहीं रहेगा। ये सुनकर दूसरा शिष्य कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि हम यहां से नहीं जा सकते। हमने गुरुदेव को वचन दिया है कि उनके आने तक हम किराड़ू की रक्षा करेंगे। तब तीसरा शिष्य बोला, हाँ, तो किराड़ू छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी आजीविका के लिए अब हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग भिक्षा तो दे नहीं रहे हैं। सब लोगों को ये बात सही लगी और फिर उसी दिन वे सारे लोग अलग अलग जगह पर काम मांगने गए, लेकिन उन्हें वहां कोई काम नहीं मिला। इसलिए उस दिन वे सारे लोग खाली हाथ ही वापस आ गए। उस रात सारे लोग पानी पीकर दोबारा से सो गए, लेकिन आज की रात उन्हें अच्छी नींद आ गई थी, क्योंकि दोपहर में ही सही उनके पेट में कुछ तो गया था। खैर, अगले दिन वे सारे लोग दोबारा से काम मांगने निकले, लेकिन उन्हें फिर से कोई काम नहीं मिला। तब एक आदमी ने उनसे कहा, जमींदार के खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत है, आप लोग वहीं चले जाओ। ये सुनकर उन सब का मन काफी दुखी हुआ, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक जहां ये सारे लोग उनके चरणों में झुके हुए थे, आज ये सारे लोग उन्हें मजदूर बना रहे थे, लेकिन पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए वे सारे लोग अपने दिल पर पत्थर रखकर जमींदार के पास चले गए। जमींदार ने उन सबको अपने खेत पर मजदूरी करने का काम दे दिया और फिर वे सारे लोग वहां मजदूरी करने लगे। इसी दौरान उनमें से एक की नजर उन शिष्यों के चेहरे पर पड़ी और वो उन पर भड़कते हुए बोला, तुम लोगों को यहाँ किराड़ू की रक्षा के लिए रखा है और तुम लोग यहाँ मजदूरी करके धन अर्जित करना चाहते हो। जाओ, जाकर मंदिरों की रक्षा करो। ये सुनकर उनमें से एक शिष्य गुस्से में बोला, हम लोग अपना धर्म बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं? हम लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त आप लोगों को करना था, लेकिन आप लोगों ने किया नहीं ना, बल्कि हम लोग 2 दिनों से भूखे प्यासे बैठे थे। आप लोगों के दर पर भी आए थे, लेकिन तब भी आप लोगों ने हमें दुत्कार कर भगा दिया। तो ऐसे में हम यहाँ मजदूरी क्यों ना करें? उस शिष्य की इस बात का उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो वहां से चला गया। लेकिन कुछ देर बाद जमींदार उनके पास आया और बोला, कल से आप लोगों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं रखूंगा। अब आप लोग अपना मेहनताना लो और जाओ यहां से। उन सभी को इस बात का काफी दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा बहस न करते हुए अपना मेहनताना लिया और वापस कुटिया पर आ गए। उन्होंने कुछ कच्ची सामग्री खरीद ली और फिर उसे बनाने लगे। उन्होंने आज तो जैसे तैसे खा लिया था, लेकिन अब उनके पास अगले दिन की चुनौती आन पड़ी थी, क्योंकि गांव वाले न तो उन्हें खाना दे रहे थे और ना ही काम। उनके अर्जित किए पैसों से उन्होंने 5-6 दिन तो खाना खाया, लेकिन अब दोबारा से उनके भूखे मरने की नौबत आन पड़ी थी। गुरु को दिए अपने वचन के आगे वे मजबूरी में यहाँ रह रहे थे, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर आन पड़ा था। ऐसे ही ना खाने की वजह से उनमें से एक शिष्य बीमार पड़ गया और उसका उपचार करने के लिए वैद्य तक नहीं आया। कुटिया में खाने के लिए कुछ नहीं था, कोई खाना या काम देने को तैयार नहीं था, और ऊपर से एक बीमार साथी। इन सब ने उन सभी की मुश्किलें बढ़ा दी थीं। इसलिए अब वे सारे शिष्य उस गांव के आसपास बसे जंगल में से कंदमूल इकट्ठा करके खाने लगे, लेकिन उनके साथी की हालत अब भी खराब ही थी। इन्हीं सब के दौरान एक दिन वही कुम्हारिन कुटिया में आई और उन शिष्यों को ऐसी अवस्था में देखकर उनकी आंखें भर आईं। तब वे बोली, आप लोग इतने कष्ट में थे तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए? आप हमारे मंदिरों की रक्षा के लिए यहाँ हैं, और अगर आप ही ऐसे रहोगे तो आप रक्षा कैसे कर पाओगे? इसलिए अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी और अब आपको हर रोज मेरे घर पर भोजन करना होगा। उन सबकी हालत तो वैसे भी मरने वाली हो गई थी, इसलिए वे सारे इसके लिए मान गए और अब वे सारे उस बूढ़ी कुम्हारिन के घर भोजन करने लगे। बूढ़ी कुम्हारिन उस बीमार शिष्य का भी ख्याल रखने लगी, लेकिन उनकी दवा के लिए उनके पास धन नहीं था, क्योंकि जितना धन उनके पास था उससे या तो वे सबको भोजन करा सकती थी या दवा दिला सकती थी।
ऐसे ही करते करते समय बीतने लगा और फिर एक दिन वे साधु तीर्थ से वापस आए। वापस आते ही अपने शिष्यों को इतनी खराब हालत में देखकर उन्हें काफी दुख हुआ और वे बोले, तुम लोग इतने बुरे हाल में कैसे, और तुम सभी इतने कमजोर कैसे हो गए? तुम लोग ठीक से भोजन नहीं कर रहे क्या? तब सभी शिष्यों ने रो रो कर उन्हें सारी बात बताई। ये सब सुनकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया और वे बोले, तुम लोग ये जगह छोड़कर चले क्यों नहीं गए? तब उनमें से एक बोला, गुरुदेव, हम आपको यहाँ की रक्षा करने का वचन दे चुके थे, तो हम अपना वचन कैसे तोड़ सकते थे? ये सुनकर वे साधु थोड़ी देर मौन रहे और फिर उन्होंने थोड़ा पानी अपने हाथ में लिया और कहा, इस जगह के लोगों के लिए मेरे शिष्यों ने इतना कुछ किया, लेकिन उनकी ऐसी दयनीय हालत देखकर भी उनका दिल नहीं पसीजा। जहां पर लोगों के दिल इंसानों के ना होकर पत्थर के हों, ऐसे लोगों को पत्थर का ही बन जाना चाहिए। ये बोलकर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब हम ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुक सकते, चलो अभी के अभी यहां से। बोलकर वे सारे वहां से जाने ही वाले थे कि तभी वो बूढ़ी कुम्हारिन वहां आई। साधु को सामने देखते ही उस कुम्हारिन ने उनको प्रणाम किया। तब उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यही वो माता जी हैं जिन्होंने इतना गरीब होते हुए भी हर संभव तरीके से हमारा ख्याल रखा। ये सुनते ही वे साधु बोले, देवी, आपने कठिन समय में मेरे शिष्यों का ध्यान रखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने जैसे मेरे शिष्यों की सहायता की, वैसे ही मैं भी आपकी सहायता करना चाहता हूं। इस गांव को मैंने श्राप दे दिया है और सूरज ढलने के बाद इस गांव के सारे लोग पत्थर के बन जाएंगे और आप भी इसी गांव की निवासी हैं। लेकिन चूंकि इस कठिन समय में आपने मेरे शिष्यों की सहायता की थी, इसलिए आपको इस श्राप से बचने का एक मार्ग मैं बता रहा हूं। आप सूरज ढलने से पहले इस गांव को सदा सदा के लिए छोड़कर चली जाइए, और हां, याद रखना, इस दौरान पीछे मुड़कर मत देखना, वरना आप भी पत्थर की बन जाएंगी। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए। बोलकर वे साधु अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। वो कुम्हारिन काफी सोच में पड़ गई कि क्या सच में सूरज ढलने के बाद यहाँ के सारे लोग पत्थर के बन जाएंगे। यही सारे सवाल उसके मन में बार बार घूम रहे थे, लेकिन यहाँ जान के लाले पड़े थे। इसीलिए उस कुम्हारिन ने अपने जरूरी सामान की गठरी बनाई और फिर वहां से जाने लगी। इस दौरान उसे गांव वालों की चिंता सताने लगी, इसलिए उसने एक बार सबको आगाह करने का सोचा। उसने अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला को इस बारे में बताया। तब वो महिला हंसते हुए बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो सारे तो इतने समय से यहाँ पर हैं। उनके मन से हमारे लिए बद्दुआ तो निकलती ही होगी ना। अरे जब तब कुछ नहीं हुआ तो अब तो क्या ही होगा। इसलिए तुम ये सब छोड़ो और यहीं रहो। इस पर वो कुम्हारिन कुछ न बोलते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। इस दौरान वो रास्ते में आते जाते लोगों से यही बात बोलती है, लेकिन वो सारे ही उसकी बात को हंसी में टाल देते हैं। बूढ़ी कुम्हारिन गांव से बाहर की तरफ आ जाती है और अब तक सूरज डूब रहा होता है। कुछ ही देर में सूरज पूरी तरह से डूब जाता है और इसी के साथ ही गांव में मौजूद सारे लोग एक एक करके अपनी अपनी जगह पर जड़ होने लगते हैं। सारे गांव वाले जो भी काम कर रहे थे वैसे ही जड़ हो जाते हैं। इस दौरान बच्चे खेल रहे थे, औरतें खाना बना रही थी, कुछ बाहर सूखते कपड़े उठा रही थी, कुछ जानवरों को चारा डाल रही थी। वे सारे के सारे ही ऐसे ही जड़ हो जाती हैं। इस दौरान उनका सिर्फ दिमाग काम कर रहा था। अपने शरीर को यूं जड़ देखकर वे सारे काफी घबरा जाते हैं, लेकिन वे लोग कुछ भी नहीं कर पाते। वे सारे लोग हिलने डुलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हिल पाते। जिन जिनको भी उस बूढ़ी कुम्हारिन ने चेतावनी दी थी, उन्हें अब उनकी बातों का यकीन होने लगा था। उनके किए गए सारे पाप उन सब की आंखों के आगे नाचने लगे थे कि कैसे उन्होंने गांव में उनकी रक्षा करने आए शिष्यों को दाने दाने का मोहताज बना दिया था। यहां तक कि तबीयत खराब होने पर भी उनके ऊपर किसी को दया न आई। उन सभी को अपने ऊपर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब इसके लिए काफी देर हो चुकी थी। कुछ देर बाद उनके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया और वे सारे लोग पूरी तरह से पत्थर में बदल चुके थे।
वो गांव जो शाम होने से पहले तक लोगों के शोर शराबे से भरा हुआ था, अब एकदम वीरान हो चुका था। वहां सिर्फ पंछियों और पालतू जानवरों की ही आवाजें आ रही थी, जो कि अपने मालिकों को बुला रही थी। वहीं दूसरी तरफ उस बूढ़ी कुम्हारिन के मन में बहुत से भाव आ जा रहे थे। उनके दिमाग में वे सारी छवियां चलचित्र की तरह चलने लगी जो कि उन्होंने इस गांव में बिताए थे। उनका दुल्हन बनकर इस गांव में आना, पहली रसोई, संतान, अपनों के साथ बिताए दुख सुख के पल, वे सारी छवियां ही उनके दिमाग में चलने लगी। जवानी से लेकर बुढ़ापा तक यहाँ काटने के बाद आज अचानक से उन्हें ये जगह छोड़कर जानी पड़ रही थी। इसी कारण उनका मन काफी भारी सा हो गया था। वो एक आखिरी बार अपने आशियाने, अपने उस गांव को जी भर कर देखना चाहती थी और इसके आगे वो उस साधु की कही हुई बात भूल गई और उसने पीछे पलट कर देख लिया। ऐसा होते ही उसका शरीर अकड़ने लगा और अब उस बूढ़ी कुम्हारिन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लेकिन अब पछताने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि देखते ही देखते उनका पूरा शरीर पत्थर में बदल गया। इसी के साथ ही उस गांव का एक एक निवासी पत्थर की मूर्त बनकर रह गया, फिर चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो। किराड़ू की ये पूरी घटना सुनाते सुनाते पायल को काफी समय लग गया था। फिर पायल बोली, और फिर वो दिन है और आज का दिन है। ये गांव आज भी वैसा का वैसा ही है, वीरान। ऐसा नहीं है कि लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश दोबारा नहीं की। उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई यहाँ रह ही नहीं पाया। उस शाप के कारण आज ये पूरी जगह सिर्फ एक वीरान जगह में तब्दील हो चुकी है। बाद में कुछ मुगलों ने यहाँ अटैक करके यहाँ की बची खुची खूबसूरती को भी नष्ट कर दिया। यहाँ आसपास जो टूटी फूटी प्रतिमाएं तुम लोग देख रहे हो, ये सब निशानी है कि कैसे मुगलों ने इन मंदिरों को उजाड़ा, फिर समय बदला और आज ये जगह सिर्फ पर्यटकों के मनोरंजन का केंद्र बनकर ही रह गई है। और देखा जाए तो इस जगह के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जिन लोगों के मन में यहाँ आए उन शिष्यों के लिए दया भाव नहीं था, तो ऐसी जगह क्यों फले फूले। कहते कहते पायल की आवाज में गुस्सा आ गया। ये सुनकर सुहानी बोली, क्या बात है पायल, लगता है तूने यहाँ आने से पहले काफी रिसर्च की है। पायल यानी कि मेरी बहरूपियां उसे घूरते हुए बोली, ये सब सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि उस समय घटी एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसके कारण आज ये जगह वीरान है। और तुम लोग ये जान लो कि यहाँ ज्यादा मत आना अब, क्योंकि ये जगह ऐसे ही उजाड़ रहेगी। ये सुनकर सुहानी, आर्यन, मनीष और उत्तर हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वहीं पायल और संदीप एकदम जड़ से वहां खड़े थे। कुछ समय तक वहां पर एकदम खामोशी छाई रही। फिर वहां की खामोशी को भंग करते हुए मनीष बोला, अरे छोड़ो ये बकवास बात, हमें कौन सा ये जगह खरीदनी है, चुपचाप यहां घूमकर निकलते हैं। ये सुनकर सभी ने हामी भरी और फिर सारे लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगे। इस दौरान पायल और संदीप सबसे पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ देर बाद आर्यन बोला, वैसे पायल क्या कहा था तुमने कि तुमने वो समय जिया है, एंड तुमने उस समय के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया, तो तुम इतनी ज्यादा पुरानी हो क्या? ये बोलकर आर्यन हंसने लगा। वहीं सुहानी उसे कोहनी मारते हुए बोली, क्या तुम भी आर्यन? पायल माफ करना, हाँ इसकी बातों को सीरियसली मत लेना, तुम्हें तो पता है कि ये कितना बड़ा पागल है। सुहानी ने ये कहा, लेकिन पीछे से तो पायल की कोई आवाज नहीं आई। जब पायल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो सुहानी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से गोल हो गई, क्योंकि पीछे ना तो पायल थी और ना ही संदीप। ये देखकर सुहानी हैरानी से बोली, अरे ये दोनों कहां गए? अभी तो यहीं थे। ये सुनकर आर्यन और संदीप ने भी पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सच में पीछे वे दोनों नहीं थे। ये देखकर वे सारे काफी ज्यादा हैरान हो गए और उन लोगों ने वहां आसपास पायल और संदीप को आवाज देना शुरू किया, लेकिन बदले में उनकी कोई आवाज नहीं आई। उनकी आवाजें वहां उस सुनसान इलाके में गूंजने लगी। जब काफी देर तक भी आवाज देने पर उन दोनों की कोई आवाज नहीं आई, तब सुहानी घबराते हुए बोली, जरूर कुछ गड़बड़ है, हो ना हो ये दोनों किसी खतरे में हैं, हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर आर्यन बोला, रिलैक्स सुहानी, हम उनका मजाक उड़ा रहे थे, शायद इसलिए ये लोग हमारे साथ मस्ती कर रहे होंगे।
वो दोनों यहीं कहीं आसपास छिपे होंगे। तब सुहानी बोली, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग पायल को जानते नहीं क्या कि वो कितनी डरपोक है? तो ऐसे में वो ऐसे मजाक कैसे कर सकती है? और अगर मान लो वो मजाक कर भी रही है, तब भी उन्हें ढूंढना तो पड़ेगा ही। ये सुनकर आर्यन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर कहा, एक काम करते हैं, हम सब इधर उधर फैल जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। जिसे भी मिले वो सबको आवाज देगा। सबको ये बात सही लगी और फिर वो सारे वहां आसपास फैलकर पायल और संदीप को ढूंढने लगे। इन्हीं सबके दौरान मनीष को सड़क से सटे जंगल में संदीप की आकृति दिखाई दी। उसे देखते ही मनीष उसके पीछे पीछे आने लगा। जैसे ही मनीष संदीप के पास आया, संदीप तेजी से जंगल में अंदर की तरफ जाने लगा। ये देखकर मनीष भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मनीष आसपास देखे बिना संदीप के पीछे जा रहा था कि इसी दौरान किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। ये देखकर संदीप एकदम से पलटा तो उसने पाया कि मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जी हां, मैं जंगल में भटकते भटकते वहां तक आ पहुंची थी। खैर, मुझे देखकर मनीष हैरानी से बोला, पायल, तुम कहां चली गई थी अचानक से? मैंने कहा, मैं कहां गई थी? मैं तो कब से तुम लोगों को ढूंढ रही हूं और अब जाकर तुम मिले हो। लेकिन तुम यहां इस खाई से क्यों कूद रहे थे? ये सुनकर मनीष हैरानी से मुझे देखने लगा और फिर अगले ही पल उसकी नजर सामने की ओर गई। सामने की तरफ ही एक खाई थी जिससे मनीष नीचे गिरने वाला था, लेकिन समय रहते मैंने उसे रोक लिया था। ये देखकर मनीष हैरानी से बोला, पायल यहां पर संदीप गया था, अब पता नहीं वो कहां चला गया। मैं उसके पीछे पीछे ही यहां आया था। ये सुनकर मैं घबराते हुए बोली, मैं समझ रही हूं मनीष, और सच कहूं तो ये जगह मुझे सही नहीं लग रही। हमें यहां से निकलना चाहिए, वरना ये खतरनाक हो सकता है। मनीष को मेरी बात सही लगी और फिर हम दोनों उस जंगल में बाहर के रास्ते की तरफ जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर जब पायल और संदीप को ढूंढ रहा था, तब पीछे से उसके ऊपर किसी ने एक लात मारी। उस लात से उत्तर असंतुलित होकर मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल उसने खुद को संभाला और फिर पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि संदीप भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उसे ही घूर रहा था। उसकी भयानक मुस्कान देखकर एक पल के लिए तो उत्तर का हलक ही सूख गया था, लेकिन फिर अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, अबे यार, पागल हो गया है क्या जो ये कर रहा है? ये सुनकर संदीप कुछ ना बोला और अगले ही पल वो तेजी से उसके पास आया और उसका गला दबाने लगा। संदीप की पकड़ उसकी गर्दन पर काफी ज्यादा मजबूत थी। वो पकड़ किसी सामान्य इंसान की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उत्तर ने खुद को उसकी मजबूत पकड़ से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश सफल ना हुई। और हैरानी की बात ये थी कि उत्तर एक हट्टा कट्टा और ताकतवर इंसान था। उसके ऊपर संदीप जैसे मरियल का पार पाना नामुमकिन था, लेकिन न जाने कैसे आज ये हो रहा था। अब उत्तर की आंखों के आगे हल्का अंधेरा छाने लगा था, इससे पहले कि उसकी आंखों के आगे पूरी तरह से अंधेरा छाता। उसकी गर्दन पर मौजूद वो शिकंजा गायब हो गया। जब उसने अपना होश संभाला तो पाया कि वहां पर कोई नहीं था। उत्तर तेजी से सांसें लेते हुए आसपास देख रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उत्तर ने जल्द से जल्द खुद को संभाला और फिर तेजी से वहां से अपने बाकी के साथियों की ओर बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ सुहानी संदीप और पायल को आवाज देते हुए थोड़ा आगे की तरफ आ गई थी, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। तब आर्यन उसके पास आया और हाँफते हुए बोला, सुहानी, मुझे लगता है कि वो लोग आगे निकल गए हैं। आई थिंक हमें भी आगे जाना चाहिए। मनीष और उत्तर आगे चले गए हैं। मैं तुम्हें लेने के लिए यहां आया हूं, चलो आ जाओ। ये सुनकर सुहानी ज्यादा कुछ न बोलते हुए आर्यन के साथ साथ चलने लगी। वो आर्यन के साथ बातें करते हुए वहां से थोड़ा आगे की तरफ आ गई थी, लेकिन तभी अचानक सुहानी की नजर जमीन पर पड़ी तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि जमीन पर उसकी परछाई तो नजर आ रही थी, लेकिन आर्यन की परछाई नजर नहीं आ रही थी। उनका कोई भी दोस्त वहां नहीं था और आर्यन की परछाई नहीं थी। इन सब ने सुहानी को काफी ज्यादा डरा दिया था, लेकिन इस समय अपने ऊपर घबराहट को हावी होने देने का परिणाम काफी भयानक हो सकता था।
इसलिए उसने अपनी घबराहट छिपाते हुए अपना मोबाइल निकाला और कहा, अरे मनीष का मैसेज है, उन्हें वो दोनों मिल गए और उन्होंने वापस जाने को कहा है, इसलिए चलो चलते हैं। बोलकर सुहानी तेजी से पलटकर वापस जाने लगी। आर्यन, जो कि उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, बोला, तुम इतनी डरी डरी क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर सुहानी के माथे पर पसीना छलकने लगा और वो घबराते हुए बोली, अरे वो यहाँ का माहौल कितना भयानक है, तो ऐसे में डर तो लगेगा ही ना। तुम छोड़ो ये सब और जल्दी चलो। बोलकर सुहानी ने अपने कदमों की रफ्तार पहले से ज्यादा बढ़ा दी। ये सिलसिला कुछ देर तक चला और फिर अगले ही पल आर्यन चीते की फुर्ती से सुहानी के सामने आ गया। ये देखकर सुहानी घबराते हुए पीछे हटने लगी। तब आर्यन भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, आखिर तुम्हें पता चल गया ना? सुहानी घबराते हुए मुस्कुराते हुए बोली, क्या पता चल गया आर्यन? और तुम अचानक से मेरे सामने क्यों आ गए? चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पर कभी नहीं आएंगे। ये जगह वीरान ही रहे तो अच्छा है। इस पर आर्यन कुछ ना बोला। वो सुहानी को अजीब तरह से घूरने लगा। अगले ही पल सुहानी ने अपनी पूरी ताकत से आर्यन के पेट पर एक लात मारी, जिससे आर्यन थोड़ा असंतुलित हुआ और फिर सुहानी घबराते हुए आगे की ओर भागी। इस दौरान वो भागते हुए बचाओ बचाओ बोल रही थी। उसकी चीखें आसपास गूंजने लगी, लेकिन फिलहाल उसकी मदद करने वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद आर्यन ने सुहानी का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। कंक्रीट की सड़क पर नीचे गिरने से सुहानी का मुंह एकदम से जमीन से जा टकराया, जिसके कारण उसके नाक में चोट लगी थी और उसकी नाक से खून रिसने लगा। नीचे गिरते ही सुहानी पलटी तो उसने पाया कि आर्यन भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। उसे ऐसे देखकर सुहानी रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कभी यहां नहीं आऊंगी। ये सुनकर आर्यन ने एक नजर उसे घूरा और फिर वहां से हवा में ही गायब हो गया। ये दृश्य देखकर सुहानी ने घबराते हुए आसपास देखा, लेकिन आर्यन वहां पर नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वो जल्दी से उठी, फिर तेजी से आगे की तरफ भागने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर सड़क के बाजू में मौजूद जंगल में से निकलते मनीष और मेरे ऊपर पड़ी। हमें देखकर उसने राहत की सांस ली और फिर तेजी से दौड़कर मेरे गले आ लगी। इस समय सुहानी इतनी ज्यादा घबरा चुकी थी जितनी कि शायद मैं भी नहीं डरती। वो मेरे गले लगते ही फूट फूट कर रोने लगे। उसके नाक से खून बह रहा था, इसलिए मैंने अपना रूमाल निकाला और उसकी नाक पर रखा और फिर उसे शांत करवाते हुए पूछा, सुहानी शांत हो जाओ, अब बताओ हुआ क्या और बाकी सारे कहाँ हैं? ये सुनकर मनीष बोला, अरे मैंने तुम्हें अभी बताया था ना कि हम लोग तुम्हें और संदीप को ढूंढ रहे थे। तुम तो मिल गई, अब वो रह गया है बस। ये सुनकर सुहानी घबराते हुए बोली, ये जगह सही नहीं है दोस्तों। अभी मुझे आर्यन का बहरूपिया मिला था, उसकी शैडो नहीं थी। मैं काफी घबरा गई थी और उससे दूर जाने लगी, लेकिन उसे मेरे ऊपर शक हो गया था और उसने बहुत क्रीपी स्माइल मुझे दी। मैं उससे डरकर भागने लगी तो उसने मुझे गिरा दिया और देखो मेरा क्या हाल हुआ। जैसा कि तुमने कहा था पायल, यहां ज्यादा देर रहना सच में सही नहीं है। ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि मैं तो इतनी देर से जंगल में भटक रही हूं, तो मैंने ऐसा कब कहा? स्विंगालीज में मैंने उसे यही बात कही। ये सुनकर मनीष और सुहानी हर्रानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर मनीष बोला, तुमने कुछ देर पहले हमें किराधू के वीरन होने की कहानी नहीं सुनाई? ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि मुझे खुद ये कहानी नहीं पता, तो मैं इनको क्या सुनाती कद्दू। मैंने उन्हें सीधे बताया कि मैंने कोई कहानी बहानी नहीं सुनाई और मैं तो कई घंटों से इस जंगल में भटक रही हूं। ये सुनकर उन दोनों की आंखें हैरानी से गोल हो गई और अब उन्हें ये सोच सोचकर ही घबराहट हो रही थी कि इतने समय से उनके साथ जो थे वो शायद कोई भटकती रूहें थीं। तब मनीष बोला, बहुत घूम लिए हम यहाँ, अब सभी को इकट्ठा करो और यहाँ से निकलते हैं। ये सुनकर सुहानी बोली, हाँ चलो निकलते हैं, लेकिन सब साथ रहेंगे एक दूसरे का हाथ पकड़कर, क्योंकि जब तक हम साथ थे ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। हम दोनों को ही सुहानी की बात सही लगी और फिर हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बाकी सबको आवाज लगाने लगे।
कुछ ही देर में हमें एक दिशा से उत्तर भागता हुआ इसी तरफ आता दिखाई दिया। हम सब ने जमीन पर देखा जहां उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। ये देखकर हमने राहत की सांस ली, क्योंकि ये कोई साया ना होकर हमारा दोस्त ही था। उत्तर तेजी से भागता हुआ हमारे पास आया और हांफते हुए बोला, संदीप, संदीप पागल हो गया है। उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की, मैं बस मरने ही वाला था। ये सुनकर मनीष बोला, शांत हो जा और देख, संदीप जैसा मरियल लड़का तेरा गला दबा पाए, ये इम्पॉसिबल है। ये सुनकर वो गुस्से में बोला, तो कहना क्या चाहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मनीष बोला, अरे भाई, मैंने ऐसा कब कहा, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो जिसने तेरा गला दबाया वो संदीप ना होकर कोई खतरनाक साया था, जो शायद चाहता है कि हम यहां से जल्दी चले जाएं। उत्तर हैरानी से बोला, व्हाट नॉनसेंस, ये साया, ये सब बकवास की बात है और कुछ नहीं। लेकिन आने दे इस संदीप को, इसकी टांगें तोड़ दूंगा। तब मैंने कहा, देखो शांत हो जाओ और जल्दी से आर्यन और संदीप को लेकर यहां से निकलते हैं। इसके बाद हम सारे आर्यन और संदीप को आवाज देते हुए आगे बढ़ने लगे। हमने उन दोनों को काफी आवाज दी, लेकिन उन दोनों की हमें कोई आवाज नहीं आई। तब मनीष ने अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, हम भी ना पागल हैं सच में, अरे जब मोबाइल है तो फोन लगाते हैं उसे। बोलकर मनीष ने मोबाइल निकालकर आर्यन को फोन किया। फोन निकालते ही वो बोला, यार कमाल है, फोन पूरा चार्ज करके निकला था और अब बैटरी कम हो गई। ये बोलकर उसने फोन लगाकर कान पर लगाया। जबकि मैं कुछ सोचने लगी। ये देखकर सुहानी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, अचानक से क्या सोचने लगी तू? मैंने कहा, यार मैंने सुना है कि जहां पर नेगेटिव एनर्जी होती है वहां पर मोबाइल वगैरह की बैटरी जल्दी जाती है। ये सुनकर सुहानी बोली, हे भगवान, अरे यार यहाँ ये जो सब हो रहा है वो कौन सा नॉर्मल है? पक्का यहाँ कुछ है, और वो जो कोई भी ही है अकेले इंसान को निशाना बनाता है, इसलिए यहाँ साथ ही रहो तो अच्छा है। ये सुनकर मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे दिमाग में अब भी आज हुई सारी घटनाएं घूमने लगी थी और अब मुझे यहाँ आना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लग रही थी। मैं मानती हूं कि इंसानों को हर चीज में अपनी टांग अड़ाने की काफी गंदी आदत है, और ये आगे चलकर कितना बड़ा खतरा हो सकती है ये मुझे आज पता चला। अब यहां पर मुझे एक बात की चिंता खाई जा रही थी, और वो ये कि अगर यहां पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो क्या सच में इस जगह के बारे में जो सुना था कि शाम होते ही यहां जो रहता है वो पत्थर का बन जाता है, ये बात सच थी? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। तभी मनीष की आवाज से मेरा ध्यान भंग हुआ। वो झल्लाते हुए बोला, अरे यार, ये आर्यन फोन क्यों नहीं उठा रहा? चलो छोड़ो, आगे ढूंढते हैं उसे। अब तक शाम होने वाली थी और मैं पत्थर में बदलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने झल्लाते हुए कहा, शाम होने वाली है, जिसको आना होगा आ जाएगा। हम लोग निकलते हैं यहां से। याद है ना कि यहां के स्टाफ ने क्या कहा था? ये सुनकर उत्तर गुस्से में बोला, आर्यन और संदीप हमारे दोस्त हैं और हम उन्हें लिए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। ये सुनकर मुझे काफी गुस्सा आया और मैं कुछ बोलती उससे पहले ही सुहानी बोली, श्श्श, वो आवाज सुनी तुम लोगों ने? ये सुनकर हम सब ध्यान से वो आवाज सुनने लगे। दरअसल मनीष दोबारा से आर्यन को फोन लगा रहा था, जिसकी आवाज कहीं दूर से हमें आ रही थी। वो इलाका इतना सुनसान था कि वो आवाज हमें सुनाई दे रही थी। खैर, हम सारे तेजी से उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद हमने घनी घास में आर्यन को बेहोश पाया। उसके माथे पर एक हिस्से पर हल्की सूजन आई हुई थी। हम फौरन दौड़कर आर्यन के पास आए और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। इसी के साथ ही आर्यन को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। ये देखकर हमने राहत की सांस ली और अब हमारा सिर्फ एक साथी संदीप ही रह गया था। अब चूंकि आर्यन ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए उत्तर और मनीष ने उसका एक एक हाथ अपने अपने कंधे पर रखा और फिर हम सारे संदीप को आवाज देते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे चलकर हमें एक लकड़ी के सहारे चलता हमारा दोस्त संदीप जंगल में से बाहर आता दिखाई दिया। इस दौरान उसके सिर पर एक हिस्से पर ताजा जख्म के निशान थे, जिसमें से खून रिसना बंद हो चुका था।
उसे देखकर हमने राहत की सांस ली और मैं और सुहानी दौड़कर उसके पास गए और उसका एक एक हाथ अपने अपने कंधे पर रख दिया। ऐसा होते ही मनीष बोला, अच्छी बात यह है कि अब हम सारे यहीं हैं और अब शाम भी होने वाली है, इसलिए बिना ज्यादा समय गंवाए हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। ये जगह सेफ नहीं है। इसके बाद हम सारे बिना कुछ बोले तेजी से आगे बढ़ने लगे। इस दौरान संदीप ने हमें बताया कि कैसे उसके ऊपर किसी ने वार किया और आर्यन ने बताया कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। खैर, हम सारे बातें करते हुए तेजी से उस जगह से बाहर निकल आए और अब हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान हमारी नजर एक पत्थर की प्रतिमा पर पड़ी जो कि किसी महिला की थी। उस प्रतिमा को देखकर हम सभी को वो कहानी याद आई। तो क्या इसका मतलब ये वही बूढ़ी कुम्हारिन है जो गांव से बाहर पत्थर की बन गई थी? खैर, जो भी हो, लेकिन उसे दिन के बाद से हमने कसम खा ली थी, हम ऐसे किसी भी अनजान जगह पर अकेले नहीं जाएंगे। और अगर कोई स्टाफ हमें ये बात पहले ही सचेत कर दें कि शाम होने से पहले वापस लौटाना है और बहुत ही ध्यान से इस जगह पर घूमना है, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि आप लोग भी हमारी तरह ऐसी कोई गलती मत करना, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर बिना किसी सबूत के बिलीव करना ही पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती है शायद जिनका कोई सबूत बनता ही नहीं हो, और ऐसे ही किराड़ू के मंदिर भी है। अब देखो, राजस्थान में ऐसी काफी सारी जगह है जहां पर हर जगह के अपने सीक्रेट छिपे हुए हैं, चाहे वो भानगढ़ हो, कुलधरा हो, जैसलमेर हो। ये कुछ तो बड़े बड़े नाम हैं जो शायद सभी लोगों को पता है, लेकिन कई ऐसी जगह भी है जैसे कि ये किराड़ू के मंदिर। इनकी कहानियां लोगों के सामने ज्यादा नहीं आ पाती है, लेकिन जब वहां पर आप जाते हैं तब उस नेगेटिव एनर्जी को अपने आप ही महसूस कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि स्टोरी आपको काफी अच्छी लगी होगी, और मुझे आप बताइए कि अगर आप इन दोस्तों की जगह पर उस जंगल में घूम रहे होते और जब आपके सामने इस तरह की अप्राकृतिक चीजें होती तो आप कैसा महसूस करते या क्या कदम उठाते? मुझे कमेंट्स में अपने जवाब जरूर देना। और मैं जानता हूं बहुत कम साथी ही ऐसे होंगे जो स्टोरी को अब तक भी सुन रहे होंगे, तो उनका दिल से धन्यवाद। और चलिए अब अपने कुछ दोस्तों के नाम लेते हैं। रेशमा पुणे, अवनीत जालंधर, ममता लखनऊ, रिजवान अंसारी खुर्जा, प्रीतम नेपाल, श्याम राम कोलकाता, राजेश, दुर्गेश पाटिल छत्तीसगढ़, दीप छेत्री कोलकाता। सभी साथियों का धन्यवाद। और इस स्टोरी में हमारी हेल्प की है ममता सहाय ने। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए हॉरर अनुभव के साथ।